जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा जैसे एकेडमी में। और ये हमारी जो पोल्ट्री सीरीज चलाई जा रही थी और हम इसमें मंत्री परिषद के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा जो पिछला लेक्चर है वो मंत्री परिषद का पहला पार्ट था, ये उसी का अगला पार्ट है। और इसमें हम बचे हुए जो मंत्री परिषद के बारे में थी हम उसके बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मंत्री परिषद से किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक रहेगा मंत्री परिषद की संरचना जो है, यानी कि मंत्री परिषद की जो संरचना होती है वो क्या है। क्योंकि आपके मन में यही सवाल रहता है कि मंत्री परिषद किन किन लोगों से मिलकर बनती है, इसमें कौन होता है, संख्या कितनी हो सकती है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारी चीज बताई है, लेकिन इसमें मैं दोबारा फिर बताता हूँ। मंत्री परिषद की जो संरचना होती है, ध्यान रखना, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या कितनी है उसका 15%, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, लेकिन 15% से कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, उस पार्टी के वो वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, उन्हीं को ये कार्यभार सौंपा जाता है। जैसे कि रक्षा मंत्री, इनको महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री का विभाग है, विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये सब कैबिनेट के पार्ट होते हैं। इतनी बात आपको याद रहेगी। इसके बाद हम शुरुआत कर लेते हैं इसकी, यानी कि मंत्री परिषद की संरचना में हम पहले बात करें। मंत्री परिषद में 3 श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। तो इनका दर्जा और राजनीतिक महत्ता अलग अलग होती है। वही बात, कैबिनेट मंत्री का दर्जा ज्यादा बड़ा होता है, उससे कम राज्य मंत्री, उससे कम उप मंत्री। ठीक है, इन मंत्रियों में सर्वोपरि प्रधानमंत्री होता है जो देश का सर्वोच्च शासक होता है। क्लियर है? यानी कि मंत्रियों में सबसे प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, उसका ओहदा सबसे बड़ा होगा। अगला है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों से गृह, रक्षा, वित्त, विदेश और अन्य मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको सरकार के महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इनमें जो होंगे वो कैबिनेट मंत्री ही इनके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यहाँ की प्रमुख होंगे। ये मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, इसकी बैठक में शामिल होते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, ये ही नीतियों बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और इनकी भूमिका सर्वाधिक होती है सरकार को चलाने में। उसके बाद इस प्रकार इनकी जिम्मेदारी का विस्तार केंद्र सरकार के पूरे कार्य क्षेत्र में होता है, यानी कि इनका विस्तार भी सर्वाधिक होता है केंद्र सरकार में। अब राज्य मंत्री की बात कर लेते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों के भागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हैं अथवा वे कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबद्ध किए जाते हैं। यानी जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको स्वतंत्र प्रभार ही सौंपा जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है? इनको कोई विभाग दे दिया जाएगा, ये उस पर स्वतंत्र होते हैं कार्य करने के लिए। संबद्ध किए जाने की स्थिति में उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता वाले मंत्रालय के विभागों का प्रभार सौंपा जा सकता है या उस विभाग का कोई कार्य सौंपा जा सकता है। यानी कि जिस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उन मंत्रालय कुछ विभाग होंगे, उन विभागों को राज्य मंत्रियों को सौंप दिया जाता है और वह स्वतंत्र तरीके से उन विभागों का कार्यभार संभालते हैं। यानी कि इनको अलग से कोई मंत्रालय नहीं सौंपा जाता है, बल्कि कैबिनेट मंत्रियों के जो मंत्रालय होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं हर मंत्रालय में, तो उन विभागों को राज्य मंत्रियों को सौंप दिया जाता है और वह स्वतंत्र होकर उनको संभालते हैं। बस अगर इन दोनों ही स्थिति में राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्रियों के निर्देशन में कार्य करना होता है। इन दोनों स्थितियों में राज्य मंत्री को क्या करना है? जैसे कि अगर उनको जब किसी मंत्रालय का कोई विभाग सौंपा जाता है राज्य मंत्रियों को, तो वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर यानी कि उनके निर्देश में ही कार्य करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला है स्वतंत्र प्रभार की स्थिति में राज्य मंत्री को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कैबिनेट मंत्रियों को प्राप्त होती हैं। यानी कि जब उनको किसी विभाग का जब स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है
तो उनको वही पावर, वही शक्तियां होती हैं जो कैबिनेट मंत्री को मंत्रालय के अंतर्गत दी जाती है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते और न ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखना, और न ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। यानी कि जो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें राज्य मंत्री पार्टिसिपेट नहीं करते और न ही वो कैबिनेट मंत्रिमंडल के भाग होते हैं, ध्यान रखना। राज्य मंत्री के मंत्रालय विभागों से जुड़े मामलों पर विचार के लिए उसे मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जाता है। यानी कि जब कैबिनेट मंत्रियों को लगे कि अब जरूरी है और किसी विभाग की कोई जानकारी देनी है, तब उनको बुलाया जाता है, तभी वो आते हैं। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों का दर्जा आता है। इन्हें मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, जो उप मंत्री होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। यानी कि वो क्या करते हैं, वो इन दोनों की मदद करते हैं। इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों तथा राज्य स्तर के मंत्रियों के साथ संबंध किया जाता है, जो प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में उनकी मदद करते हैं। यानी कि जो उप मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की मदद करते हैं। उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट की बैठकों में शामिल होते हैं। ध्यान रखना, उप मंत्री ना तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही उनकी बैठक में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य तो नहीं होते लेकिन बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन बुलाने पर। और उप मंत्री को अधिकारी नहीं है कि उनकी बैठक में भाग ले और ना ही उनके कैबिनेट का वो हिस्सा होते हैं उप मंत्री। क्लियर है? अगला है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त श्रेणी 3 श्रेणी के मंत्री के अतिरिक्त एक श्रेणी और है, संसदीय सचिव कहते हैं। यानी कि एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, एक राज्य मंत्री हो गया, एक उप मंत्री हो गया, एक होता है संसदीय सचिव। सबसे लास्ट का जो पद होता है वो संसदीय सचिव होता है, लेकिन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं है। अब क्या होता है, ये मंत्री परिषद के अंतिम श्रेणी है जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है, के सदस्य होते हैं। इनके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता। यानी कि जो संसदीय सचिव होते हैं इनके अंतर्गत कोई विभाग नहीं आता है, इसलिए इन्हें वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में मदद के लिए संबद्ध किया जाता है। यानी कि जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनकी हेल्प कौन करते हैं, जो संसदीय सचिव होते हैं ये वरिष्ठ मंत्रियों की हेल्प करते हैं। 1967 के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल के प्रथम चरण को छोड़कर संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से की जाती है। हमारे देश में क्या होता है, उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे होते हैं। राजनीतिक कारण कैसे, जैसे कि कोई गठबंधन की सरकार बनी तो कुछ कार्य उप प्रधानमंत्री के रूप में सौंप दिए जाते हैं। बस इतना ही काम है इसमें। अब अगला हम देखते हैं इसमें, अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होती है। देखो ध्यान रखना, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अब तक मैंने जितना कराया है वो तो कराया ही है। अब इस पोर्शन में आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे हम। ठीक है, तो देखो मंत्रिपरिषद बना मंत्रिमंडल, यानी कि एक तरफ मंत्रिपरिषद लिखी हुई है और एक तरफ मंत्रिमंडल के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह बड़ी होती है और मंत्रिपरिषद के अंदर ही क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। यानी कि मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है वो 60 से 70 होती है और जो मंत्रिमंडल होता है उसका आकार छोटा होता है, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री होंगे और मंत्रिमंडल छोटा होता है, इसलिए इसमें 15 से 20 मंत्री होंगे। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। अगली है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों मंत्रियों को श्रेणी शामिल होते हैं। ध्यान रखना, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होगा, राज्य मंत्री भी शामिल होगा और उप मंत्री भी शामिल होगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री यानी कि वरिष्ठ मंत्री ही शामिल होते हैं। यानी जो सरकार का जो मुख्य संचालक होता है वो मंत्रिमंडल ही होता है। हालांकि मंत्रिमंडल भी मंत्री परिषद का ही भाग है, लेकिन मंत्री परिषद की भी क्रीम, जिसे कैसे यानी मंत्री परिषद से भी क्रीम निकाल करके बना दिया मंत्रिमंडल। यानी कि ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल? ध्यान रखना, ज्यादा पावरफुल होगा मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं इसमें शामिल, और जो कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं बस। मंत्रिपरिषद में क्या है, इसमें सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए बैठकें नहीं होती। ध्यान रखना, जो मंत्रिपरिषद होती है सरकारी कार्यों को कैसे करना है इसके लिए बैठक नहीं होती है, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी भी नहीं होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सरकार के कार्यों को कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में ज्यादा झोल झाल नहीं करते। लेकिन मंत्रिमंडल क्या करता है, ध्यान रखना, इसकी बैठक सप्ताह में एक बार सरकारी कार्यों से निर्णय लेने के लिए होती है। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की सप्ताह में एक बैठक होती है कि सरकार को कार्य किस तरीका से करना है। जैसे कि मोदी जी को कोई कार्य करना है तो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है वो सप्ताह में एक बार अनिवार्य होती है, और उसमें जो सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उनको लिया जाता है किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। क्योंकि मंत्रिमंडल में ही कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और जो भारत सरकार के जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं उनके हेड यही होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इन सब के मुखिया कौन होंगे, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल की जो होती है प्रमुखता ज्यादा होती है, और इनकी सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है। अगला बात करते हैं दोबारा हम मंत्रिपरिषद, इससे सिद्धांत संबंधी, यानी कि मंत्रिपरिषद को जो शक्तियां दी जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन मंत्रिमंडल क्या करता है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों को उपयोग मंत्रिमंडल ज्यादा करता है। कैसे, ध्यान रखना, मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग कर मंत्रिपरिषद के लिए कार्य, यानी कि मंत्रिमंडल जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद के लिए कार्य करता है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद को जो शक्तियां मिली होती है उनका एक्चुअल में प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। अगला हम मंत्रिपरिषद के बारे में अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यानी कि मंत्रिपरिषद को कौन कौन से कार्य कर रहे हैं इसका निर्धारण कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें वरिष्ठ और मुख्य जो होंगे, जो हेड होंगे मंत्री, वो उसी में शामिल होते हैं मंत्रिमंडल। यानी कि मंत्रिमंडल ही निर्देश देता है कि मंत्रिपरिषद को कार्य किस किस तरीके से करना है। ठीक है, अगला है मंत्रिमंडल, यह नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित करती है जिसका अनुपालन सभी मंत्रियों को करना पड़ता है। यानी कि यदि मंत्रिमंडल ने जो बोल दिया वही मंत्रियों को करना पड़ता है। अगला हम देखते हैं मंत्रिपरिषद, यह कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है। यानी कि मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है, जो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, उनको किस प्रकार से निर्णयों को लागू करना है, यह काम कौन करती है, मंत्रिपरिषद करती है। यानी कि एक सेंस में समझो आप, यदि मंत्रिमंडल ने कोई बात बोली तो उस बात को लागू कैसे करना है, ये कौन करेगी, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं। यह अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने तथा तथ्य की निगरानी करती है। यानी कि मंत्रिमंडल अब क्या कार्य करता है, यानी कि मंत्रिमंडल ने कोई काम मंत्रिपरिषद को सौंपा, तो उस मंत्रिमंडल ने जो काम मंत्रिपरिषद को सौंपा है तो उस मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य का क्रियान्वयन किस तरीका से किया जा रहा है, लागू किस तरीके से किया जा रहा है, उसके तथ्यों को देखने का जो काम है वो मंत्रिमंडल को ही है। यानी कि मंत्रिमंडल जो क्या होता है, मंत्रिपरिषद का एक हिसाब से हेड समझ लो, क्योंकि मंत्रिपरिषद से ही क्रीम खींच करके मंत्रिमंडल बैठता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं भारत सरकार के। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हुई। अब एक सेक्शन और है आंतरिक कैबिनेट। तो वो आंतरिक कैबिनेट, किचन कैबिनेट एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यानी कि एक तरफ मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद से ही निकालकर क्या बना है, मंत्रिमंडल, महत्वपूर्ण भाग हो गया। लेकिन एक और होता है जो प्रधानमंत्री के सर्वाधिक करीब रहते हैं,
वो होते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक कैबिनेट, यानी कि जो प्रधानमंत्री के सर्वाधिक करीब होगा वह कहलाएगा आंतरिक कैबिनेट। इनकी क्या होता है, इनकी 2 से 3 दिन बैठक होती रहती है। और ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये आंतरिक कैबिनेट के सहारे ही ले लिया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आंतरिक कैबिनेट अमेरिका और ब्रिटेन में सत्ता का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। जो सत्ता होती है उसका प्रमुख केंद्र क्या है, आंतरिक कैबिनेट का, ब्रिटेन में और अमेरिका में। और हमने क्या है, हमने ब्रिटिश मॉडल को ही एडॉप्ट किया है। तो जो ब्रिटेन में जो संसदीय जो सिस्टम चलता है वही हमारे भारत में चलता है, कुछ बातों को छोड़ करके। तो इसी प्रकार से जो ब्रिटेन में और जो अमेरिका में सत्ता का केंद्र क्या है, आंतरिक कैबिनेट है, और हमारे भारत में भी इसकी प्रमुखता है। अब देखो आंतरिक कैबिनेट में क्या 15 से 20 मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं, आंतरिक कैबिनेट, और इनका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी कि आंतरिक जो कैबिनेट होगी इसमें 15 से 20 मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं, आंतरिक कैबिनेट बनाते हैं, प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है, यानी कि जो आप देख सकते हो जो ज्यादातर जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, हालांकि लेते तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो किसी सलाह पर, इसी आंतरिक कैबिनेट के सदस्यों की सलाह पर। अगला है, इसमें 2 से 4 व्यक्ति प्रधानमंत्री के सहयोगी, जिससे वो हर समस्या के लिए चर्चा करते हैं। यानी कि 2 से 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री उनसे हर बात पर सलाह लेते रहते हैं, वो आंतरिक कैबिनेट के ही सदस्य होते हैं। निर्णय लेने में फायदा करता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि बाहर के सदस्य भी शामिल होते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रधानमंत्री के अगर सहयोगी होंगे, ठीक है, तो वो भी लोग आंतरिक कैबिनेट का ही हिस्सा बन जाते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की आंतरिक कैबिनेट होती है। यह छोटा अंग है जो निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। यानी कि छोटा सा तो है लेकिन यह कैबिनेट से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सर्वाधिक करीब रहते हैं। इसकी बैठकें चलती रहती हैं, 2 दिन 3 दिन में बैठकें भी चलती रहती हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक क्या होती है, सप्ताह में 1 बार होती है, और मंत्री परिषद की बैठक यदा कदा ही होती है, मतलब कभी कभार ही होती है। दोष क्या है, कैबिनेट के अधिकारों को कम करती है। अब आंतरिक कैबिनेट का दोष क्या है, दोष यह है क्योंकि ये कैबिनेट में क्या करती है, जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियों को कम करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के करीब रहते हैं ये लोग। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कानून प्रक्रिया को उल्टा बनाए, यानी कि इसमें बाहरी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मंत्रिमंडल पर। तो हमारा जो आज का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसमें हम मंत्रिमंडल की थोड़ी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल की क्या क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो मंत्रिमंडल की भूमिका, ये हमारा इसमें मंत्रिमंडल में लास्ट सेगमेंट होगा। अब मंत्रिमंडल की हम भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय संस्था है, यानी कि भारत सरकार की कुछ राजनीतिक डिसीजन लेने हो, ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन लेने हो, कुछ प्रशासन से संबंधित डिसीजन लेने हो, तो सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है, मंत्रिमंडल ही होती है। यह केंद्र सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था है, यानी कि जो मंत्रिमंडल होती है वो केंद्र सरकार की नीतियों को रेगुलेट करती है, ठीक है। अगला है, यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है, यानी कि केंद्र सरकार को जो कानून लागू करने होते हैं तो मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार लागू किए जाते हैं। यह केंद्रीय प्रशासन के बीच प्रमुख समन्वय करता है। यह राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था है तथा इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यानी कि जो मंत्रिमंडल जो होती है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल प्रमुख संकट विमोचन का कार्य करता है, ठीक है। यदि आपातकाल की स्थिति कभी आती है तो ये क्या करता है, आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यह लिखित रूप से देता है कि आपातकाल की स्थिति अब आ चुकी है और अब आपातकाल लगा दो। संवैधानिक प्राधिकारियों और सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासक जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति के मामले में मंत्रिमंडल अपना नियंत्रण रखता है, ठीक है। अगला है, मंत्रिमंडल विदेश नीति और उससे जुड़े कार्यों को भी देखता है, यानी कि जो विदेश नीति से संबंधित जो कार्य होंगे, ठीक है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी देखने का कार्य कौन करता है,
मंत्रिमंडल ही उसका कार्य करता है। तो आज हमने सारी चीजें देखी। अब मैं एक बार क्विक फास्ट मोड में आपको रिवीजन कराता हूं। देखो, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होती है और आंतरिक कैबिनेट क्या होती है। ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद क्या होता है, एक बड़ा अंग है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से समझाता हूं आपको। देखो, ये है हमारी मंत्रिपरिषद। ये क्या होगी, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। इसके अंदर ये क्या है, ये है कैबिनेट। कैबिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, ये क्या होगी, मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल से भी छोटी जो प्रधानमंत्री करीब होती है वो होती है आंतरिक कैबिनेट। तो ध्यान रखना, जो मंत्रिमंडल होती है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद में क्या होता है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों मंत्री शामिल होते हैं। और ध्यान रखना, संविधान में जिस संस्था का जिक्र किया गया है उसका जिक्र किया गया है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिमंडल का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। जब 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में, तब मंत्रिमंडल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान द्वारा किस शब्द का प्रावधान किया गया है, तो संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद शब्द की बात कही गई है। लेकिन मंत्रिमंडल जो शब्द आया था वो आया था 1978 में, जब इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के, ठीक है, बिना मंत्रिपरिषद सलाह के राष्ट्रपति शासन को लगा दिया था। तो उस कंडीशन में 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, और उसने एक बात बोल दी कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते जब तक कि मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप में ना दे दे। ठीक है, तब ये मंत्रिमंडल शब्द प्रचलन में आया था। तो मंत्रिमंडल शब्द होता है, ये काफी पावरफुल होता है, इसकी बैठकें चलती रहती हैं, और मंत्रिपरिषद की बैठकें और कभी कभार होती हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। और मंत्रिपरिषद का हमारा चैप्टर खत्म होता है आज से, और आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए और यहाँ से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।